तुम मेरे पति कहलाने के लायक भी नहीं हो। मेरी और तुम्हारी कोई बराबरी नहीं है, समझे तुम? मैं आज जहां खड़ी हूं वहां पहुंचने का सपना भी तुम जैसे लोग नहीं देख सकते। मैं आसमान हूं और तुम सिर्फ जमीन की धूल हो। आज तुम बहुत ऊंची खड़ी हो अंजलि, लेकिन याद रखना, ऊंचाई जितनी ज्यादा होती है, गिरने पर चोट भी उतनी ही गहरी लगती है। अंजलि, तुमने मुझे अनपढ़ कहा, गंवार कहा और आज उसी घर से निकाल दिया जिसे बसाने के लिए मैंने अपनी पूरी जिंदगी झोंक दी थी। क्या होता है जब एक इंसान दौलत और रुतबे के नशे में अपनों को ही पैरों तले कुचल देता है। अंजलि ने भी यही किया। जिस पति ने अपना खून पसीना बहाकर उसे एक बड़ी अफसर बनाया, कुर्सी मिलते ही अंजलि ने उसी पति को अनपढ़ और गंवार कहकर घर से धक्के मारकर निकाल दिया। लेकिन किस्मत का पहिया जब घूमता है तो बड़े बड़े महारथियों का गुरूर टूट जाता है। आज की कहानी एक ऐसी औरत की है जिसने अपनों का दिल तोड़ा और फिर एक दिन उसी पति के ऑफिस में पोछा लगाने को मजबूर हो गई। आखिर ऐसा क्या हुआ अंजलि के साथ? अगर आपको ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियां पसंद हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि आप किस शहर से देख रहे हैं। मैं हूं रोनी भाई। शहर की तेज भागती जिंदगी में हर कोई अपने सपनों के पीछे भाग रहा था। उसी शहर के एक छोटे से किनारे पर एक पुरानी सी बस्ती थी। उस बस्ती की तंग गलियों में एक छोटा सा घर था। घर क्या, बस एक कमरा था जिसकी दीवारें जगह जगह से दरक चुकी थी। बरसात के दिनों में छत से पानी टपकता था और सर्दियों में ठंडी हवा सीधी अंदर आती थी। इसी छोटे से घर में अंजलि और सूरज रहते थे। अंजलि बहुत खूबसूरत और होशियार लड़की थी। उसके सपने आसमान छूने वाले थे। वो बचपन से ही पढ़ने लिखने में बहुत तेज थी और हमेशा से एक बड़ी अफसर बनना चाहती थी। लेकिन उसके मायके की हालत बहुत खराब थी। उसके पिता एक मामूली से किसान थे और जैसे तैसे घर का गुजारा चलता था। अंजलि के सपनों को पंख तब मिले जब उसकी शादी सूरज से हुई। सूरज कोई पढ़ा लिखा इंसान नहीं था, वो बस 5वीं पास था। लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। वो शहर की एक फैक्ट्री में लोहे का सामान उठाने का काम करता था। सूरज दिन भर पसीना बहाता, अपने हाथों को छालों से भर लेता, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान रहती थी। वो अंजलि से बेइंतहा प्यार करता था। जब सूरज को पता चला कि अंजलि आगे पढ़ना चाहती है और अफसर बनने का सपना देखती है, तो उसने अंजलि के सपनों को अपना सपना बना लिया। सूरज सुबह 5 बजे उठ जाता था। वो अंजलि के उठने से पहले घर का सारा काम खत्म कर लेता था। वो चूल्हे पर चाय बनाता, खाना पकाता और फिर अंजलि के लिए पानी गर्म करके रखता था। उसका मानना था कि अंजलि के कोमल हाथों में सिर्फ किताबें होनी चाहिए, घर के बर्तन नहीं। जब अंजलि पढ़ने बैठती तो सूरज चुपचाप उसके पास बैठकर उसे देखता रहता। अंजलि को पढ़ता देखकर उसे ऐसा लगता जैसे वो खुद कोई बहुत बड़ी किताब पढ़ रहा हो। सूरज फैक्ट्री में ओवरटाइम करने लगा था। जहां वो पहले 8 घंटे काम करता था, अब वो 12 से 14 घंटे काम करने लगा। लोहे के भारी भारी पाइप उठाते वक्त कई बार उसकी कमर में तेज दर्द होता था। उसके हाथों की चमड़ी उधड़ जाती थी और खून रिसने लगता था। लेकिन जब भी उसे दर्द होता, वो बस अंजलि का चेहरा याद कर लेता। उसे लगता कि उसकी हर एक बूंद पसीने की अंजलि की सफलता की सीढ़ी बन रही है। अंजलि शहर के सबसे बड़े कोचिंग सेंटर में पढ़ना चाहती थी। उस कोचिंग की फीस बहुत ज्यादा थी, इतनी ज्यादा कि सूरज जैसे मजदूर के लिए वो किसी पहाड़ को तोड़ने जैसा था। लेकिन सूरज ने हार नहीं मानी। उसने अपनी मां के दिए हुए इकलौते सोने के कंगन बेच दिए। वो कंगन सूरज की मां की आखिरी निशानी थे। लेकिन अंजलि के सपनों के आगे सूरज को कुछ भी कीमती नहीं लगा। उसने वो सारे पैसे अंजलि के हाथ में रख दिए। अंजलि जब कोचिंग जाती तो सूरज उसे बस स्टॉप तक छोड़ने जाता। वो फटे हुए कपड़े पहनता था, उसके जूतों में छेद थे, लेकिन अंजलि के लिए उसने हमेशा नए और अच्छे कपड़े लाकर दिए। अंजलि जब कोचिंग से लौटती तो सूरज दरवाजे पर खड़ा उसका इंतजार करता। वो पूछता,
आज क्या पढ़ा अंजलि। अंजलि अंग्रेजी के कुछ शब्द बोलती जो सूरज की समझ से बिल्कुल बाहर होते थे, लेकिन फिर भी वो सिर हिलाकर ऐसे मुस्कुराता जैसे उसे सब समझ आ रहा हो। समय बीतता गया। अंजलि की मेहनत और सूरज के पसीने ने आखिरकार रंग दिखाया। वो दिन आ गया जब अंजलि का रिजल्ट आने वाला था। सूरज उस दिन फैक्ट्री नहीं गया। वो सुबह से ही भगवान की मूरत के सामने हाथ जोड़कर बैठा था। अंजलि साइबर कैफे गई थी अपना रिजल्ट देखने। कुछ देर बाद अंजलि दौड़ती हुई घर आई। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने दरवाजे से ही चिल्लाकर कहा, सूरज, मेरा सिलेक्शन हो गया है, मैं अफसर बन गई। सूरज के पैरों तले जमीन जैसे खुशी से नाच उठी। उसने अंजलि को गले लगा लिया। वो फूट फूट कर रोने लगा। ये वो आंसू थे जिनमें उसकी सालों की थकान, उसके हाथों के छाले और उसकी रातों की नींद छुपी हुई थी। उसने मोहल्ले में मिठाई बांटी। हर किसी से गर्व से कहता कि मेरी पत्नी अब बड़ी मैडम बन गई है। लेकिन सूरज इस बात से बिल्कुल अनजान था कि अंजलि की ये कामयाबी उनके रिश्ते के लिए एक बहुत बड़ी परीक्षा साबित होने वाली है। अंजलि को ट्रेनिंग के लिए दूसरे शहर जाना पड़ा। 1 साल की वो ट्रेनिंग अंजलि की जिंदगी और उसकी सोच को पूरी तरह बदलने वाली थी। वहां अंजलि की मुलाकात बड़े बड़े घराने के लोगों से हुई। जो लोग फर्राटेदार अंग्रेजी बोलते थे, महंगी गाड़ियों में घूमते थे और ऊंचे दर्जे की बातें करते थे। शुरू में अंजलि को वहां अजीब लगता था, लेकिन धीरे धीरे उसे उस चकाचौंध की आदत होने लगी। वो अपने नए दोस्तों के साथ उठने बैठने लगी। उसके कपड़े पहनने का अंदाज बदल गया, उसके बोलने का तरीका बदल गया और सबसे बुरी बात यह हुई कि उसे सूरज से बात करने में अब शर्म आने लगी। सूरज जब भी उसे फोन करता, वो अक्सर ये कहकर फोन काट देती कि मैं मीटिंग में हूं या मैं बहुत बिजी हूं। सूरज सोचता कि शायद अफसर बनने के बाद काम बहुत बढ़ गया है। वो मासूमियत से अंजलि की हर बात पर यकीन कर लेता। 1 साल की ट्रेनिंग खत्म होने के बाद अंजलि की पोस्टिंग उसी शहर में हुई जहां वो लोग रहते थे। लेकिन अब अंजलि को एक बहुत बड़ा सरकारी बंगला मिला था। घर के बाहर सफेद रंग की एक चमचमाती गाड़ी खड़ी रहती थी। नौकर चाकर आगे पीछे घूमते थे। सूरज जब पहली बार अंजलि के उस बड़े से बंगले में गया तो वो दरवाजे पर ही रुक गया। उसने अपने पुराने और धूल से भरे जूते बाहर उतारे ताकि अंजलि के घर का कालीन गंदा ना हो जाए। वो डरते डरते अंदर गया। बंगले की सजावट देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। अंजलि सोफे पर बैठी एक मैगजीन पढ़ रही थी। सूरज ने खुश होकर कहा, अंजलि, ये घर तो किसी महल जैसा है। अंजलि ने उसकी तरफ एक ठंडी नजर से देखा और कहा, हाँ, अब मैं एक अफसर हूँ तो ऐसे ही घर में रहूंगी। तुम ये फटे हुए कपड़े पहनकर यहाँ क्यों आ गए? कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? मैं तो सीधा काम से आ रहा था, सोचा तुम्हें देखता चलूं। अब ये फैक्ट्री का काम छोड़ दो। तुम एक अफसर के पति हो, समझे? ये बोरे उठाना और मजदूरी करना मेरे रुतबे पर धब्बा लगता है। सूरज ने सिर झुका लिया। उसे लगा कि अंजलि सही कह रही है। उसने अगले ही दिन वो काम छोड़ दिया। सूरज अब अंजलि के बंगले में रहने लगा, लेकिन वो बंगला उसके लिए किसी सोने के पिंजरे जैसा था। उसे वहां कोई काम नहीं था। नौकर उसे अजीब नजरों से देखते थे। सूरज की आदत थी अपना काम खुद करने की। वो सुबह उठकर चाय बनाने रसोई में जाता तो अंजलि उस पर चिल्लाने लगती। वो कहती, घर में नौकर किस लिए रखे हैं? तुम क्यों नौकरों वाले काम करते हो? सूरज और अंजलि के बीच अब एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी हो गई थी। वो दीवार जो दौलत, रुतबे और घमंड से बनी थी। अंजलि अब सूरज को अपने साथ कहीं बाहर नहीं ले जाती थी। अगर कोई उससे पूछता कि सूरज कौन है तो वो अक्सर बात बदल देती थी। सूरज को अब महसूस होने लगा था कि अंजलि उससे दूर हो रही है, लेकिन वो फिर भी चुप रहता। उसे लगता कि शायद बड़े लोगों की दुनिया ऐसी ही होती है। वो अंजलि की खुशी के लिए हर अपमान सहने को तैयार था। लेकिन एक रात ऐसा कुछ हुआ जिसने सूरज की बर्दाश्त की सारी हदें पार कर दी। अंजलि के प्रमोशन की खुशी में बंगले पर एक बहुत बड़ी पार्टी रखी गई थी।
शहर के सारे बड़े अफसर, नेता और अमीर लोग उस पार्टी में आए थे। हर कोई महंगे सूट और कीमती साड़ियां पहने हुए था। सूरज को उस माहौल में बहुत घुटन हो रही थी। वो एक कोने में खड़ा था। उसने एक साधारण सा कुर्ता पजामा पहना हुआ था। तभी अंजलि के कुछ दोस्त सूरज के पास आ गए। उन्होंने सूरज से अंग्रेजी में कुछ पूछा। सूरज घबरा गया। उसे अंग्रेजी नहीं आती थी। उसने टूटी फूटी हिंदी में जवाब देने की कोशिश की। वो लोग सूरज का मजाक उड़ाने लगे। वो हंस रहे थे और सूरज को नीचा दिखा रहे थे। अंजलि दूर से ये सब देख रही थी। अंजलि गुस्से में तमतमाती हुई सूरज के पास आई। उसने अपने दोस्तों के सामने ही सूरज पर चिल्लाना शुरू कर दिया। तुमने मुझे सबके सामने शर्मिंदा कर दिया। तुम्हें इतनी भी समझ नहीं है कि इतने बड़े लोगों के सामने कैसे बात की जाती है। तुम हमेशा एक अनपढ़ और गंवार ही रहोगे। सूरज ने भरी महफिल में अपना अपमान होते देखा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, अंजलि, मैं तुम्हारा पति हूं। तुम ऐसे सबके सामने मेरा अपमान कैसे कर सकती हो? अंजलि ने नफरत भरी नजर से सूरज को देखा और कहा, तुम मेरे पति कहलाने के लायक नहीं हो। मेरी और तुम्हारी कोई बराबरी नहीं है। मैं आसमान पर हूं और तुम जमीन की धूल हो। मेरा रुतबा, मेरी दौलत, मेरा समाज सब तुमसे बहुत ऊपर है। मैं रोज घुट घुट कर जी रही हूं, ये सोचकर कि मेरी शादी एक मजदूर से हुई है। निकल जाओ मेरे घर से। मैं अब तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रहना चाहती। सूरज के दिल पर जैसे किसी ने हथौड़ा मार दिया हो। वो सन्न रह गया। जिन हाथों से उसने अंजलि के लिए खाना बनाया था, जिन हाथों में छाले पड़ गए थे उसकी फीस भरने के लिए, आज उन्हीं हाथों को अंजलि गंदा और गंवार बता रही थी। सूरज ने बिना कुछ कहे मुड़कर देखा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। उसने चुपचाप अपने कमरे में जाकर अपना एक छोटा सा झोला उठाया। उस झोले में उसके वही 2 पुराने कपड़े थे जो वो इस बंगले में लेकर आया था। उसने अंजलि की दी हुई कोई भी चीज नहीं ली। वो दरवाजे तक पहुंचा और पलटा। अंजलि गुरूर में खड़ी थी। सूरज ने गहरी सांस ली और कहा, अंजलि, तुमने मुझे अनपढ़ कहा, गंवार कहा, मुझे घर से निकाल दिया। मुझे इस बात का कोई दुख नहीं है, क्योंकि जो मैंने तुम्हारे लिए किया वो मेरा प्यार था। लेकिन आज तुम दौलत और कुर्सी के नशे में इतनी अंधी हो गई हो कि तुम्हें इंसान और इंसानियत में कोई फर्क नजर नहीं आ रहा। याद रखना अंजलि, ये दौलत, ये बंगला, ये रुतबा हमेशा नहीं रहता, लेकिन इंसान का गुरूर उसे एक दिन बहुत बुरी तरह गिराता है। मैं तो जा रहा हूं, लेकिन भगवान ना करे कि तुम्हें कभी उस दर्द का एहसास हो जो आज तुम मुझे दे रही हो। सूरज वहां से चला गया। अंजलि ने उसे एक बार भी रोकने की कोशिश नहीं की। उसे तो जैसे एक बहुत बड़े बोझ से आजादी मिल गई थी। कुछ ही दिनों में अंजलि ने सूरज को तलाक के कागज भेज दिए। सूरज ने बिना कुछ कहे उन कागजों पर दस्तखत कर दिए। तलाक के बाद अंजलि पूरी तरह से अपनी नई जिंदगी में मगन हो गई। उसका गुरूर अब 7वें आसमान पर था। उसे लगता था कि वो इस शहर की सबसे ताकतवर औरत है। वो गरीबों को कीड़े मकोड़े समझती थी। अपने से नीचे काम करने वालों को बात बात पर जलील करती थी। उसका घमंड इतना बढ़ गया था कि वो किसी की इज्जत नहीं करती थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब इंसान जमीन से पैर ऊपर उठा लेता है तो उसके गिरने की आवाज बहुत तेज होती है। अंजलि के साथ भी वही हुआ। 5 साल बीत गए। अंजलि एक बहुत ऊंचे पद पर पहुंच गई थी, लेकिन उसकी लालच भी बढ़ गई थी। ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में उसने कुछ भ्रष्ट नेताओं और ठेकेदारों के साथ मिलकर एक बहुत बड़ा सरकारी घोटाला कर दिया। उसने करोड़ों रुपयों का गबन किया। उसे लगा कि उसकी ताकत इतनी ज्यादा है कि कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन एक दिन अचानक विजिलेंस टीम ने अंजलि के घर और ऑफिस पर छापा मार दिया। उसके खिलाफ पक्के सबूत मिल गए। सारी फाइलें, सारे कागज सामने आ गए। जिन लोगों के साथ मिलकर उसने वो घोटाला किया था वो सब मुकर गए
और सारा इल्जाम अंजलि के सिर पर डाल दिया। अंजलि को रातों रात गिरफ्तार कर लिया गया। वो रोती रही, चिल्लाती रही, चीखती रही कि मैं बेगुनाह हूं, लेकिन किसी ने उसकी एक नहीं सुनी। अखबारों के पहले पन्ने पर अंजलि की तस्वीर छपी। कल तक जो लोग उसे सलाम ठोकते थे, आज वो उसे गालियां दे रहे थे। सरकार ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया। उसकी सारी संपत्ति, उसका वो आलीशान बंगला, उसकी गाड़ी, उसके बैंक खाते, सब कुछ कुर्क कर लिया गया। अंजलि का सारा रुतबा एक झटके में मिट्टी में मिल गया। उसे 3 साल की जेल हो गई। जेल के उन अंधेरे कमरों में अंजलि को दिन रात मच्छरों ने काटा। उसे जमीन पर सोना पड़ा, वही जमीन जो कभी उसे बहुत नीची लगती थी। जेल की वो मोटी मोटी दीवारें उसे हर पल ये याद दिलाती थी कि उसने सूरज के साथ क्या किया था। उसे वो पल याद आता जब उसने सूरज को अनपढ़ कहा था। उसे सूरज की वो बातें याद आती कि गुरूर एक दिन बहुत बुरी तरह गिराता है। अंजलि रातों को उठ उठ कर रोती थी। वो अपने हाथों से अपना सिर पीटती थी, लेकिन अब पछताने से कुछ नहीं होने वाला था। 3 साल बाद जब अंजलि जेल से बाहर आई तो दुनिया पूरी तरह बदल चुकी थी। उसके पास ना पैसे थे, ना घर था, ना कोई अपना था। जिन दोस्तों के लिए उसने सूरज को छोड़ा था, उन्होंने अंजलि को पहचानने से ही इनकार कर दिया। जब वो अपने एक पुराने दोस्त के पास मदद मांगने गई तो उसने दरवाजे से ही उसे भगा दिया और कहा कि तुम्हारे जैसी भ्रष्ट और दागदार औरत से हमारा कोई नाता नहीं है। अंजलि सड़कों पर आ गई। वो फटे पुराने कपड़े पहने, बिखरे हुए बालों के साथ दर दर भटकने लगी। कभी जो औरत मिनरल वाटर से मुंह धोती थी, आज वो प्यास बुझाने के लिए सड़क किनारे लगे नलों का पानी पीने को मजबूर थी। भूख से उसकी आंतें तड़प रही थी। उसने एक चाय वाले से चाय मांगी तो चाय वाले ने उसे डांट कर भगा दिया कि चल भाग यहां से, कोई खैरात नहीं बन रही है। अंजलि की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे सूरज की वो मेहनत याद आने लगी जब वो खून पसीना एक करके उसके लिए खाना लाता था। आज उसे एक रोटी की कीमत समझ आ रही थी। दिन बीतते गए। अंजलि ने छोटे मोटे काम मांगने शुरू किए। वो बर्तन मांजने, झाड़ू लगाने को भी तैयार थी, लेकिन उसका चेहरा सब पहचानते थे। कोई भी एक चोर और दागी अफसर को काम नहीं देना चाहता था। अंजलि की हालत पागलों जैसी हो गई थी। कई रातें उसने बस स्टॉप की ठंडी बेंच पर सोकर गुजारी। बारिश में भीगते हुए उसे एक मंदिर की सीढ़ियों पर शरण लेनी पड़ी। वो टूट चुकी थी, पूरी तरह से बिखर चुकी थी। उसका सारा घमंड, उसकी सारी अंग्रेजी, उसका सारा रुतबा उन सड़कों की धूल में मिल गया था। एक दिन भूख से बेहाल अंजलि एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी की इमारत के सामने पहुंची। इमारत इतनी ऊंची और चमकदार थी कि अंजलि की आंखें चौंधिया गई। उसने सुना था कि यहां सफाई कर्मचारियों की जरूरत है। अंजलि ने अपनी शर्म, अपना अतीत, सब कुछ एक तरफ रख दिया। पेट की आग इंसान से कुछ भी करवा सकती है। वो डरते डरते उस इमारत के गेट पर गई। गार्ड ने उसे देखते ही रोक लिया। तुम जैसी भिखारन अंदर कैसे जा रही है? निकलो यहां से। अंजलि ने गार्ड के सामने हाथ जोड़ दिए। उसने रोते हुए कहा, भैया मुझे कोई भी काम दे दो, मैं पोछा लगा लूंगी, टॉयलेट साफ कर दूंगी, बस मुझे काम दे दो, मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया है। गार्ड उसे धक्के मारकर निकाल ही रहा था कि तभी वहां से कंपनी का HR मैनेजर गुजरा। उसने अंजलि की हालत देखी। उसे अंजलि पर दया आ गई। उसने गार्ड को रोका और अंजलि से पूछा, तुम क्या काम कर सकती हो? अंजलि ने सिसकते हुए कहा, साहब मैं सफाई का काम कर लूंगी, मुझे बस 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करना है। मैनेजर ने कहा, ठीक है, हमारे यहां सफाई कर्मचारी की एक जगह खाली है, लेकिन इसके लिए तुम्हें हमारे कंपनी के मालिक, हमारे बॉस से मंजूरी लेनी होगी। वो बहुत सख्त इंसान है, अगर वो मान गए तो तुम्हें काम मिल जाएगा। अंजलि ने मैनेजर के पैर पकड़ लिए। उसने कहा कि भगवान आपका भला करे। मैनेजर उसे अपने साथ
इमारत की सबसे ऊपरी मंजिल पर ले गया। लिफ्ट में चढ़ते हुए अंजलि का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो सोच रही थी कि बॉस कैसा होगा, क्या वो मुझे काम देगा। मैनेजर उसे एक बहुत बड़े और आलीशान केबिन के दरवाजे तक ले गया। दरवाजे पर सोने के अक्षरों में लिखा था, मैनेजिंग डायरेक्टर। मैनेजर ने धीरे से दरवाजा खटखटाया और अंदर गया। अंजलि बाहर खड़ी कांप रही थी। मैनेजर ने अंदर से अंजलि को बुलाया। अंजलि सिर झुकाए हुए डरते डरते अंदर गई। केबिन में एक बड़ी सी चमचमाती टेबल थी। उस टेबल के पीछे एक बहुत ही महंगी कुर्सी रखी थी। कुर्सी पीठ की तरफ घूमी हुई थी। बॉस फोन पर किसी से अंग्रेजी में बात कर रहे थे। उनकी आवाज बहुत रुतबे वाली और भारी थी। अंजलि वही सिर झुकाए खड़ी रही। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो ऊपर देखे। बॉस ने फोन रखा और कुर्सी घुमाई। उन्होंने एक शानदार सूट पहना हुआ था। हाथों में महंगी घड़ी थी और चेहरे पर एक ऐसा तेज था जो मेहनत करने वालों के चेहरे पर ही होता है। मैनेजर ने कहा, सर ये औरत सफाई के काम के लिए आई है, बहुत गरीब है, कह रही है कि कोई भी काम कर लेगी। बॉस ने अंजलि की तरफ देखा। अंजलि ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसकी नजर जैसे ही बॉस के चेहरे पर पड़ी, उसके पैरों तले की पूरी जमीन खिसक गई। उसकी सांसें गले में ही अटक गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसके हाथ पैर बुरी तरह कांपने लगे। सामने बॉस की उस बड़ी सी कुर्सी पर और कोई नहीं बल्कि सूरज बैठा था। वही सूरज जिसे अंजलि ने अनपढ़ और गवार कहकर धक्के मारकर निकाला था। वही सूरज जिसके हाथों के छालों का उसने सरेआम मजाक उड़ाया था। वही सूरज जिसकी टूटी फूटी हिंदी पर उसने अपने दोस्तों के सामने उसे जलील किया था। अंजलि के दिमाग में वो पुरानी रात जैसे एक फिल्म की तरह चलने लगी। निकल जाओ मेरे घर से, तुम आसमान हो और मैं जमीन की धूल हूं। वो सारे शब्द गूंजने लगे। अंजलि के हाथ से उसका फटा हुआ झोला छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। वो चक्कर खाकर वही फर्श पर गिर पड़ी। मैनेजर घबरा गया। उसने अंजलि को उठाने की कोशिश की। सूरज कुर्सी से उठा। उसके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था, कोई नफरत नहीं थी, कोई घमंड नहीं था। वो धीरे धीरे चलकर अंजलि के पास आया। उसने मैनेजर से कहा, तुम बाहर जाओ। मैनेजर केबिन से बाहर चला गया। पूरे केबिन में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। सिर्फ अंजलि के फूट फूट कर रोने की आवाज आ रही थी। अंजलि सूरज के पैरों में गिर पड़ी। वो उसके जूते चूमने लगी। उसने रोते हुए, तड़पते हुए कहा, सूरज मुझे माफ कर दो, मैं अंधी हो गई थी। दौलत ने मेरी अक्ल खा ली थी। मैं जानवर बन गई थी सूरज। मैंने तुम्हारे प्यार का कत्ल किया है। मुझे सजा दो सूरज। मुझे मार डालो। मैं इस लायक भी नहीं हूं कि तुम्हारे ऑफिस में पोछा लगा सकूं। तुम मुझे धक्के मारकर निकाल दो सूरज। मैं इसी लायक हूं। अंजलि के आंसुओं से सूरज के जूते भीग गए थे। सूरज चुपचाप खड़ा अंजलि को देखता रहा। उसने धीरे से अंजलि के कंधे पकड़े और उसे उठाया। उसने पास पड़ी पानी की बोतल खोली और एक गिलास पानी अंजलि को दिया। अंजलि के हाथ इतने कांप रहे थे कि वो गिलास नहीं पकड़ पा रही थी। सूरज ने खुद अपने हाथों से उसे पानी पिलाया। फिर उसने बहुत ही शांत और गहरी आवाज में कहा, अंजलि, मैंने तुम्हें उसी दिन माफ कर दिया था जिस दिन तुमने मुझे घर से निकाला था। क्योंकि अगर मैं तुम्हारे खिलाफ अपने दिल में नफरत का जहर पालता तो मैं आज इस कुर्सी तक कभी नहीं पहुंच पाता। तुम्हारी नफरत ने मुझे तोड़ा नहीं अंजलि, बल्कि मुझे कुछ बनने की आग दी। जब मैं तुम्हारे घर से निकला था तो मेरे पास कुछ नहीं था, बस वो फटे हुए कपड़े थे और तुम्हारा दिया हुआ वो दर्द था। लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने दिन रात एक कर दिया। मैंने गोदामों में काम किया, सड़कों पर बोरे उठाए और रात को जाग जाग कर अंग्रेजी पढ़ी। मैंने बिजनेस के गुर सीखे। लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया, लेकिन मेरे कानों में सिर्फ तुम्हारी वो आवाज गूंजती थी कि मैं एक अनपढ़ और गवार हूं। आज 5 साल बाद
मेरी अपनी ये कंपनी है, मेरे नीचे हजारों लोग काम करते हैं, लेकिन मैंने ये सब किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं किया। मैंने ये अपने वजूद को साबित करने के लिए किया। अंजलि सिर झुकाए बस रोती जा रही थी। उसे लग रहा था कि धरती फटे और वो उसमें समा जाए। सूरज ने आगे कहा, दौलत और रुतबा इंसान के चरित्र की सबसे बड़ी परीक्षा होते हैं। तुम उस परीक्षा में हार गई अंजलि। तुमने किताबें तो बहुत पढ़ी, लेकिन इंसान को पढ़ना भूल गई। तुमने बड़ी कुर्सी तो हासिल कर ली, लेकिन अपना जमीन से जुड़ा हुआ वजूद खो दिया। अंजलि ने सुबकते हुए कहा, सूरज, मैं आज बहुत बड़ी सजा काट रही हूं। मैंने सब कुछ खो दिया है। मेरा गुरूर टूटकर राख हो गया है। मुझे बस एक मौका दे दो, मैं तुम्हारे ऑफिस में सफाई करूंगी, मैं बर्तन मांजूंगी। बस मुझे भूखे मत मरने दो। सूरज ने गहरी सांस ली। वो अपनी टेबल की तरफ गया। उसने एक फाइल निकाली और अंजलि के सामने रख दी। सूरज ने कहा, अंजलि, तुम एक पढ़ी लिखी औरत हो। तुमने जो गलती की उसकी सजा तुम्हें मिल चुकी है। भगवान ने तुम्हें एक बहुत बड़ा सबक दिया है। मैं तुम्हें अपने ऑफिस में पोछा लगाने का काम नहीं दूंगा, क्योंकि इंसान अपनी गलतियों से सीख कर आगे बढ़ता है, पीछे नहीं। ये मेरी कंपनी के एक ब्रांच मैनेजर की पोस्ट का लेटर है। तुम कल से ये काम शुरू कर सकती हो, लेकिन याद रखना, ये काम मैं तुम्हें किसी दया के कारण नहीं दे रहा हूं, तुम्हारी काबिलियत के कारण दे रहा हूं। लेकिन इस बार अपनी काबिलियत के साथ साथ अपनी इंसानियत को भी जिंदा रखना। अंजलि की आंखें फटी की फटी रह गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस इंसान को उसने इतनी बेरहमी से तबाह किया था, वही इंसान आज उसे जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा दे रहा था। वो भगवान की तरह सूरज को देखने लगी। उसने हाथ जोड़कर कहा, सूरज, तुमने मुझे सिर्फ एक काम नहीं दिया है, तुमने मुझे एक नई जिंदगी दी है। तुमने मुझे इंसान बनना सिखा दिया है। मैं पूरी उम्र तुम्हारे इस एहसान को नहीं भूलूंगी। मैं तुम्हारे कदमों की धूल बनकर रहूंगी। सूरज ने मुस्कुराकर कहा, किसी के कदमों की धूल बनने की जरूरत नहीं है अंजलि। बस एक अच्छी इंसान बन जाना, वही मेरे लिए काफी होगा। हमने कद्र करना सीख लिया है। जिंदगी में कभी किसी को छोटा मत समझना, क्योंकि जो आज मिट्टी है वो कल पहाड़ भी बन सकता है। वक्त का कोई भरोसा नहीं होता। वो राजा को रंग और रंग को राजा बनाने में एक पल भी नहीं लगाता। सूरज की बातें अंजलि के दिल की गहराई तक उतर गई थी। उसने लेटर लिया और सूरज को झुककर प्रणाम किया। जब अंजलि उस केबिन से बाहर निकली तो वो एक बदली हुई औरत थी। उसका सारा घमंड, सारा गुरूर आंसुओं के साथ बह चुका था। अब उसके दिल में सिर्फ इंसानियत और कृतज्ञता थी। किस्मत ने अंजलि को बहुत दर्दनाक तरीके से यह सिखा दिया था कि सफलता का असली पैमाना दौलत नहीं, बल्कि इंसान का दिल होता है। तो दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में चाहे हम कितने भी ऊंचे मुकाम पर क्यों ना पहुंच जाएं, हमें कभी अपने गुरूर में अपनों को नहीं भूलना चाहिए। जिस इंसान ने आपकी सफलता के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, उसका हमेशा सम्मान करना चाहिए, क्योंकि समय का पहिया गोल है। आज आप ऊपर हैं तो कल नीचे भी आ सकते हैं। आपको यह कहानी कैसी लगी? क्या अंजलि के साथ जो हुआ वो सही था? क्या सूरज का अंजलि को माफ करना सही फैसला था? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें। मैं तुम्हें मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दूंगा। तो मेरे घर वालों को नुकसान पहुंचेगा। ये धमकी इसी दौरान मैं दूर खड़ी सब देख रही हूँ और मेरे चेहरे पर परारा सर मुस्कुराहट है। One is not he who scares, but he who speaks the truth despite fear. विक्रम सिंह, ये वक्त जैसे रुक सा गया है। मैंने आलिया की तरफ देखा है, जो पुरसकून अंदाज में खड़ी है, जैसे उसे सब पहले से मालूम हो। सच हमेशा इतना सादा नहीं होता जितना तुम समझते हो। कानून के सामने हर चीज सादा हो जाती है। क्या करोगे? यह सुनकर मैं लम्हा भर खामोश हुआ।
मगर मेरे चेहरे पर एतमाद कायम रहा है। Where this game goes, because every story surely has a twist. और हर मोड़ पर सच ही आया हूं और सर कुछ अहम फाइलें गायब हो गई हैं। ये सब एक ही सिलसिले का हिस्सा है और अब ये मामला सीधा अदालत तक जाएगा, मगर हमेशा के लिए खत्म नहीं किया जा सकता। फजा में अजीब तनाव फैल गया है, जैसे आने वाले दिनों में भाई कीमत कुछ भी हो, कहानी अभी शुरू हुई थी और असल इम्तिहान अब आने वाला है, जहां सच और धोखा आमने सामने होंगे। मैं मेज पर झका फाइलों को बारीकी से देख रहा हूं और मेरी आंखों में शक के साथ गुस्सा भी शामिल हो चुका। अगर अंदर दाखिल हुआ हूं और सर कुछ नए शवाहिद मिले हैं। Are these evidences against Alia? Some other names have also come forward. और कौन लोग शामिल हैं? क्या ये पूरा नेटवर्क है इसमें शामिल दिखाई देते हैं? ये सुनकर मेरे चेहरे पर संजीदगी मजीद बढ़ गई, जैसे मुझे अंदाज उन सबके लिए बराबर है। दूसरी तरफ मैं अपने दफ्तर में बैठी फोन पर बात कर रही हूँ और मेरे लहजे में बिल्कुल मजबूत है। मैडम, अमान सर अदालत में केस ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। उन्हें करने दो, कभी कभी दुश्मन को आगे बढ़ने देना ही सबसे बड़ी। असल खेल अभी शुरू हुआ है और मैं हारने वालों में से हरगिज नहीं हूँ। सब कुछ मेरे प्लान के मुताबिक चल रहा है। लेकिन हमें एहतियात भी करनी होगी, क्योंकि सामने वाला बहुत चालाक है, वो कोई भी हरकत कर सकता है। हमें हर चीज मुकम्मल। आज अदालत में सब कुछ वाजे हो जाएगा। मैं तैयार हूं सच पेश करने के लिए। कैमरों मुझे किसी चीज का खौफ नहीं। मैं पूरे एतमाद के साथ अदालत में दाखिल हो रही हूँ। लोग जो दोनों फरीक अपने दलाइल पेश करें, अदालत सुनने के लिए तैयार है। जनाब, मेरे पास ऐसे मजबूत शब्द, दस्तावेजात और सबूत एक एक करके पेश कर रहा हूं। हर एक में यकीन और मजबूती वाजे है। मैं सब कुछ सुकून से सूबा है मुझे बदनाम करने का। मैं बेगुनाह हूँ और सबूत पेश करूंगी। असल हकीकत ये है कि अमान खुद कुछ मामलात नया रुख ले लिया हो, मगर सच जल्द ही सामने आएगा। ये सरासर झूठ है। मैंने हमेशा अहम दस्तावेजात हैं जो हकीकत बयान करेंगी। ये दस्तावेजात पेश कर रही हूँ जिन्हें देखकर अमान लम्हा। ये दस्तावेजात मेरे खिलाफ बनाई गई हैं और बिज़ाहिर काफी मजबूत लग रही हैं, मगर ये जाली हैं। सच सामने आएगा। हमें बस साबित कदम रहना है। मैं हार नहीं मानूंगा। चेहरे पर संजीदगी है, मगर मैं हार मानने वाला नहीं। लड़ाई अभी जारी है। मुकम्मल करो। मैं अपनी गाड़ी के पास मुस्कुरा रही हूँ, जैसे पहला राउंड जीत लिया हो। कोई मुझे हरा नहीं सकता। रात होने लगी है, मगर शहर की रोशनियां भी इस कहानी की शिद्दत बहुत कीमती हो गया हो। सच की तलाश जारी रहेगी। इसी लम्हे मुझे नामालूम कॉल आई है और मैंने फौरन हो तो कल सुबह पुराने गोदाम पर आ जाना। मैं गौर से सुन रहा हूँ। तुम कौन हो और मुझे पुराने गोदाम पर क्यों बुलाया जा रहा है? मुझे मुकम्मल बताओ। हम पर ही मिलेगी। मैं सोच रहा हूँ। फोन कट गया है और कमरे में खामोशी खा गई है, मगर मेरे जहन में कई सवालात गूंज रहे हैं। कोई खतरा कबूल है। अगली सुबह सूरज की तेज रोशनी में मैं गोदाम की तरफ जा रहा हूँ। दिल में अज़्म है और तौर पर खामोश है। एहतियात बरतनी होगी। जैसे ही मैं अंदर दाखिल हुआ, दरवाजा अचानक बंद हो गया और फजा। चुप कर मत बैठो। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। अंधेरे कोते से एक शख्स बाहर आया है और घबराए। कोई ताखीर बर्दाश्त नहीं होगी। आलिया अकेली नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जो सब कुछ कंट्रोल करके। यही नाम केस का रुख बदल सकते हैं। फौरन बताओ। चंद लोग अंदर दाखिल हो गए हैं। लगता है सच किसी को बर्दाश्त नहीं हो रहा। ये लोग इसीलिए आए हैं, मगर मैं तैयार हूं।